आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान नजवानी। तो देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया है। आज पेश बजट में कोई राहत नहीं मिली है, लेकिन विभाग के बजट में खास तरजीह दी गई है क्योंकि महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं नहीं की गई है। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी बात कही कि अब जुलाई में वो अपना पूरा बजट पेश करेंगी, तो आगे का जो पूरा खाका उन्होंने तैयार किया है उसको भी बताने का काम किया जाएगा। तो नई संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छठी बार यह अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में फिलहाल जैसा कि हमने जिक्र किया कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि आयकर दाताओं को फिलहाल राहत नहीं मिली है। लेकिन यह भी कहा गया है कि अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ से ज्यादा घर बनाए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए समिति बनाई गई है और साथ ही साथ सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन की जो तादाद है वो भी बढ़ेगी। तो नई संसद में गुरुवार को यानी कि आज ही, अब से थोड़ी देर पहले, आम चुनाव से भी पहले मोदी सरकार 2.0 का आखिरी जो बजट है वो पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का छठा जो बजट है वो पेश करती हुई नजर आई और इस बजट में फिलहाल जो कहा जा रहा था कि टैक्स पेयर्स को राहत मिल सकती है, वो राहत मिलती हुई नजर नहीं आई है। ऐसे में क्या ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी वाला बजट होगा और ये बजट किस तरीके से महिलाओं को साबित होगा? अब इन्हीं बड़े सवाल पर हम बड़ी सिंह जी चुकी है। अनुभव जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। अनुभव जी, मुझे देखिए अनुभव जी, ये बजट पेश किया गया और आगे क्या लिखा? क्या ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बजट लग रहा है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, अभी ये चुनाव का माहौल बना हुआ है जी, और इस साल लोकसभा चुनाव भी है, तो मोदी सरकार चाहती तो बहुत ही लोक लुभावन बजट ला सकती थी ताकि जनता को वो वोट के लुभावन में खसीट सके। लेकिन उन्होंने बड़ा ही सधा हुआ बजट दिया है अभी और ये बोला है कि जुलाई में, यानी कि वो दोबारा सरकार बना रहे हैं। इस बजट से वो ये भी क्लियर कर रहे हैं कि दोबारा उनकी ही सरकार आने वाली है और जुलाई में जब वो बजट बनाएंगे पूरा बजट, तब फिर वो टैक्स स्लैब और जितने भी छोटे टैक्स पेयर्स हैं, मिडिल टैक्स पेयर्स हैं, उनको कुछ राहत की बात करेंगे। फिलहाल बिल्कुल लगता है कि मोदी वाली ही बात है। बिल्कुल ठीक है। मोदी की गारंटी वाली बात है। कहा जा रहा था कि जो मिडिल क्लास है और बिजनेस क्लास है, इनको थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। हो सकता है टैक्स, लेकिन इनकम टैक्स नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ। क्या वाकई इसकी जरूरत नहीं थी क्या? नहीं, जरूरत तो थी। इनको बदलाव तो करना चाहिए था क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में इन्होंने अभी जब से 1.5 लाख का एटीसी दे रखा है, आज 10 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन उस स्लैब को उन्होंने बढ़ाया नहीं है। तो एटीसी के स्लैब को भी बढ़ाना चाहिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ाना चाहिए और जो सेविंग्स करने के लिए व्यक्ति मोटिवेट हो जाता है, आम जनता मोटिवेट होती है। में जाएगी क्यों जब उसको अपने सेविंग्स के ऊपर लाभ नहीं मिलेगा? तो मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर ओल्ड रिजीम को या तो न्यू रिजीम चलना है, तो न्यू रिजीम में भी उनको ऐसे कुछ लाभ देने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू रिजीम टैक्स को ऑप्ट कर सके। बिल्कुल, लेकिन देखिए जीएसटी की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है क्योंकि बहुत सारे जो स्टार्टअप कंपनीज है वो इस परेशानियों से दो चार होती है। क्या आपको नहीं लगता कि जीएसटी में भी थोड़ा बहुत बदलाव किया जाना चाहिए? हाँ, जीएसटी में आपको जो टेक्सटाइल में अलग अलग स्लैब बना रखे हैं इन्होंने, 18%, 9%, इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए उनको एक सिंगल टैक्स सिस्टम जीएसटी का वहां पे लाना चाहिए और जो हायर स्लैब है उसको थोड़ा सा डाउन करना चाहिए ताकि पब्लिक को उसका सीधा फायदा मिले। जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो तो जीएसटी इंक्लूडेड ही रहता है, तो जो आम जनता को जो प्रोडक्ट मिल रहा है, जो महंगाई दर इतना भाग रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए जीएसटी पे भी थोड़ा सा उनको बदलाव करना चाहिए। बिल्कुल। आज एक टर्म मेरे
दर्शकों ने भी लगातार पूछा है कि राजकोषीय घाटा ये भी क्या है मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा, तो हमारे दर्शकों में राजकोषीय घाटा आखिर है क्या? देखिए, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि जो सरकार के ऊपर बाहरी किसी व्यक्ति का या संस्था का या देश का या बैंक का लोन होता है और उस लोन को चुकाने के लिए वो जो रिपेमेंट करती है, वो जो डेवलपमेंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, वही होता है राशि। इस साल 2024 में एक्सपेक्टेशन यही है कि 5.8% तक फिजिकल डेफिसिट को लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए 5.8% जीडीपी का कहा गया है कि राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। देखिए हम एक तरफ तो ये बात करते हैं कि हम ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तकरीबन 2 करोड़ और घर बनाएंगे, दूसरी तरफ हम 25-26 को लेके ये लक्ष्य चलते हैं कि हमारा जो घाटा है उसको कम किया जाएगा। तो एक तरफ हम योजनाएं ला रहे हैं, दूसरी तरफ हम घाटा कम करने की बात कर रहे हैं, ये दोनों बातें कैसे पॉसिबल हैं? हाँ, ये पॉसिबल है। सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी, ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जिससे रोजगार का भी सृजन होगा और रेवेन्यू भी बढ़ेगा। और जीएसटी का जो कलेक्शन है वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है और अभी जनवरी में 1,72,000 करोड़ का आपको जीएसटी का कलेक्शन आया। तो सरकार के पास रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा है, अब वो पब्लिक को पास ऑन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट जो है उसे रोजगार तो सृजन हुआ है ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हर प्रोडक्ट को जो एमआरपी अंकित रहती है, कृपया करके उस एमआरपी के लिए फिर से एक पार्टनरशिप वाला नियम लागू करें, ताकि मैं देख रहा हूँ 2020 कोविड काल के बाद से बहुत से सामानों का जो एमआरपी है वो इन्फ्लेट हो गया, लेकिन उसकी गुणवत्ता या क्वालिटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। तो ऐसा क्यों किया उन कंपनीज ने या उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ने? क्योंकि उससे डायरेक्टली जो घाटा मिल रहा है वो जनता को घाटा उठाना पड़ रहा है। इसलिए सरकार को मेरे हिसाब से कोई एक कड़ा नियम बनाना चाहिए कि जनता को राहत मिले। बिल्कुल ठीक है। अनुपम जी, बतौर इकोनॉमिस्ट आपने हर एक क्षेत्र को बहुत करीब से देखा होगा, लेकिन आज जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 41 रेल डब्बे बदले जाएंगे और वंदे भारत की तर्ज पर इन डब्बों को बदलने का जो काम है वो किया जाएगा। तो हम एक तरफ इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनें ला रहे हैं, दूसरी तरफ हम पैसेंजर ट्रेनों को लेके बात क्यों नहीं करते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि भारत के जिस तरीके से लोग हैं उन्हें पैसेंजर ट्रेनों की ज्यादा जरूरत है एज कंपैरेटिवली प्रीमियम ट्रेन्स? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है। किसी डिबेट में गया तो मैंने वहां बात उठाई थी कि रेलवे पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रेल बजट का भी बड़ा अच्छा अमाउंट रहता है, पैसेंजर ट्रेनों के ऊपर ध्यान उनका कम जा रहा है। आज देखिए जनरल डब्बे में जो सफर करने वाले जो जनता थी वो शिफ्ट हो गई है स्लीपर कोचेस में, लेकिन आपने स्लीपर कोचेस की संख्या नहीं बढ़ाई है, स्लीपर कोचेस की जो गुणवत्ता है उसको नहीं बढ़ाई है। फिर आपने जो सीनियर सिटीजन को या आर्मी पर्सन्स को जो आप रिबेट देते थे, कंसेशन देते थे, वो भी आपने नहीं दे रखा है। तो मेरे हिसाब से जनता इस चीज से बहुत दुखी है कि उनको मेडिकल लाभ नहीं मिल रहा है, उनको फ्रीडम फाइटर होने का लाभ नहीं मिल रहा है। तो जो पहले कंसेशन दिया जाता था वो अगर दे देते हैं तो यात्रियों को थोड़ी सी राहत मिलेगी और पैसेंजर ट्रेनों को उनकी गुणवत्ता को और अच्छा करना प्लस उनकी जो प्राइसिंग है उसको भी थोड़ा डाउन करने की जरूरत है। देखिए आज एक और बड़ी बात निर्मला सीतारमण जी की तरफ से कही गई कि अगर हमें पूरे संपूर्ण भारत का विकास करना है तो राज्यों को भी अंदर ही अंदर खुद पर भी काम करना होगा और राज्यों में सुधार के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त लोन देने की जो बात निर्मला सीतारमण रिएक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं? अनुपम जी, मैं अपनी टीम से बोलूंगी अनुपम जी से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाए, लेकिन देखिए जो ये बजट है ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश कर दिया गया है। इस बजट की बहुत बड़ी बात रही, लेकिन इस बजट का जो ड्रॉबैक लगातार जनता को सता रहा है वो ये है कि आयकर दाताओं को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। अनुपम जी से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। अनुपम जी, ठीक है, दोबारा
दोबारा अनुपम जी से संपर्क स्थापित किया जाएगा। लेकिन देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की क्या किया और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि बायोफ्यूल के लिए समर्पित योजना जो है वो बीजेपी लाई है, उस पर लगातार काम किया जाएगा। तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% ज्यादा खर्च किया जाएगा। रक्षा का जो खर्च है वो 11.1% के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि कुल जीडीपी का 3.4% होगा। राजकोषीय घाटा 5.1% कुल जीडीपी का रहने का अनुमान है और तकरीबन 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का ये जो अनुमान है, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगाया है। और आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। तिलहन के अनुसंधानों को बढ़ाया जाएगा। हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। और एक बात और उन्होंने बड़ी कही कि 2014 से 2023 के दौरान 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई आया और ब्लू इकोनॉमी के तहत एक नई योजना शुरू की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन का जो प्रस्ताव है वो भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट के दौरान रखा है। वापस रुख करेंगे अनुपम जी का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम जी, एक टर्म जिक्र किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कि ब्लू इकोनॉमी, आखिर ये ब्लू इकोनॉमी क्या है? हाँ, ब्लू इकोनॉमी का उनका ये कहने का मतलब है। हेलो 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 तो देखिए, ये ऐलान किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, जिन्होंने बड़ी बात कही, जिन्होंने कहा कि मेडिकल खोलने के लिए समिति बनाई गई है और साथ ही साथ उन्होंने पिछले जो आंकड़े हैं उसको भी गिनाया कि लगातार 390 नई यूनिवर्सिटी बनाई गई है और अब आगे भी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए समिति बनाई जाएगी। तो तकरीबन 20 मिनट का वो समय था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल की पूरी उपलब्धियों को गिनाया और ये बताया कि 10 सालों में किस तरीके से जो भारत है वो बदला है। बीते दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी ये कहा गया था कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले और इन्हीं आंकड़ों को एक बार फिर से आज नई संसद भवन के अंदर निर्मला सीतारमण ने आधार बनाते हुए कहा कि 25 करोड़ लोग जो है भारत के वासी है वो गरीबी से बाहर निकले हैं और इस पर लगातार काम किया जा रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने जो अंतरिम बजट की जो परंपरा है इसको यूं ही जारी रखा है। अंतरिम बजट में किसी भी तरीके की कोई लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की जाती है। इसकी वजह है कि सरकार ने किसी तरीके की घोषणाएं करने से परहेज किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जब हम जुलाई में पूरक बजट लेके आएंगे, पूरा बजट पेश करेंगे, तो ये बताएंगे कि आगामी 5 साल का खाका हमने कैसे खींचा है और तब अटकलें है कि टैक्स स्लैब में भी कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। लेकिन फिलहाल आयकर दाताओं को राहत नहीं मिली है और ये आयकर दाताओं को यानी कि टैक्स पेयर्स को एक कड़ा झटका लगने जैसा है। वापस एक बार अनुपम जी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। अनुपम जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मैं पहुंच रही है। आपने जो लास्ट सवाल पूछा, फोन कट गया था जी, कि ब्लू इकोनॉमी की जो बात करती है निर्मला सीतारमण जी, वो ये कहना चाहती हैं कि जो हमारे कोस्टल एरियाज है या जो हमारे पास समुद्र के रिसोर्सेज हैं, ओशन के जो रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल किया जाए कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट हो, हमारे रोजगार भी डेवलप हो और हमारा जो जल से जुड़ा जीवन है, इकोसिस्टम है, उसको भी क्षतिग्रस्त कोई ना पहुंचे, क्षति कोई उसको ना पहुंचे। तो उस ओशन के ऊपर जो हमारा डेवलपमेंट निर्भर है या उस ओशन को जोड़ के हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, वो है हमारा ब्लू इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था हमारे ओशन पे डिपेंड होकर ग्रो कर रही है। तो जैसे आप कोस्टल एरियाज में टूरिज्म का डेवलपमेंट है, वो हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसको भी वो बूस्ट करेगा, प्लस हमें वहाँ के इकोसिस्टम, जो जल से जुड़े इकोसिस्टम है, जो वहाँ पे जीव जंतु हैं, उनको भी कोई हानि ना पहुंचे, तो हम बेहतर इस्तेमाल कर पाए हमारे उपलब्ध रिसोर्सेज का, जैसे समुद्र है, ओशंस है, और हम हमारी इकोनॉमी से बूस्ट कर जाए। बिल्कुल। देखिए अनुपम जी, अगर हम बात करें जनसंख्या की और इकोनॉमी की, तो मुझे लगता है शायद ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के परस्पर चलती हैं। आप क्या जिक्र किया कि इनके रोकने के लिए
देर है, दुरुस्त है। ये तो बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। 9 साल निकल गए, अभी तक किया नहीं है। इसको तो 2014 में आने के बाद 2015 तक कर लेना चाहिए था, लेकिन चलिए, देर है दुरुस्त है। ठीक है, देर है दुरुस्त है। धन्यवाद अनुपम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, बजट में नरेंद्र मोदी की गारंटी की एक मोटी मोटी झलक कहा जा रहा है कि देखने को मिली है, क्योंकि ज्ञान का जिक्र लगातार किया जा रहा था। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, और कहा जा रहा है कि इन्हीं को ज्यादा इस बजट में साधा गया है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ब्लू इकोनॉमी के तहत नई योजना शुरू की जाएगी, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा और 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज भी मुक्त लोन भी दिया जाएगा। लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। तो देखिए, लक्षद्वीप का जिक्र किया गया है। लगातार लक्षद्वीप को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों से अपील कर रहे थे कि वो लक्षद्वीप जाए, मालदीव की जगह लक्षद्वीप घूमने जाए, क्योंकि मालदीव से जिस तरीके से सियासत हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर थे। तो देखिए, उसके बाद अब ये भी फैसला लिया गया है कि लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे। तो फोन लाइन पर गौरव सर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, और उन्होंने कहा कि मेरे लिए 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, क्या इन सभी को साधने वाला ये बजट साबित हो रहा है? क्या लगता है इस बजट को देख के? लेकिन मुस्कान, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बजट पेश किया उस दौरान सरकार की योजनाओं का भी वहाँ पर बखान किया गया, बताई गई चीजों को कि किस तरह यहाँ पर हम 80 करोड़ लोगों को यहाँ पर राशन देने के अलावा 25 करोड़ लोगों को यहाँ पर हम गरीबी से निकाल कर लाए हैं। और साथ साथ यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया यहाँ पर लोगों को बेहतर किया गया है। खासतौर पर उनको चीजों की व्यवस्थाओं के साथ साथ यहाँ पर जिस तरह कहा गया है कि यहाँ पर आने वाले समय में अगर बात करें तो जो मध्यम वर्ग है उसको मकान दिलाने की बात कही। ये कि आगामी 5 वर्षों में 2 करोड़ से ज्यादा मकान यहाँ पर बनाए जाएंगे और खासतौर से मध्यम वर्ग के लिए आवासीय योजनाओं को लेकर आना है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अन्य जो योजना के माध्यम से यहाँ पर जो निम्न वर्ग है उनकी तमाम तरह की योजना लगी थी, वहाँ पर छोटे छोटे मकान उनको उपलब्ध कराए गए। पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मध्यम वर्ग जो कि उस मकान में नहीं रह सकता है, पर उसके लिए एक रहा है जिसको मध्यम वर्ग और खासतौर पर अगर बात करें तो देखा है प्रधानमंत्री यहाँ पर यहाँ पर जो है वो सही अपना एक रुतबा है, और रुतबा के साथ साथ यहाँ पर चूंकि योजना के माध्यम से जो ऊर्जा है उसको बेहतर करने की पहल भी यहाँ पर है और के माध्यम। ठीक है, देखिए गौरव, जो बड़े बदलाव इस बजट में किए गए हैं जिन पर आपकी नजर पड़ी है, वो कौन से? बदलाव की बात करें तो मुस्कान, यहाँ पर जो टैक्स टैक्स का जो पहले 28% होता था उसको 22% कर दिया गया है। हालांकि जो टैक्स इनकम टैक्स है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बेहतर करने की शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। और अगर बात करें योजनाओं की तो यहाँ पर रूफटॉप सोल्यूशन की तरफ यहाँ पर कदम बढ़ाएंगे और खासतौर पर मध्यम वर्ग को आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्थित किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगले 5 वर्ष में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को यहाँ पर आवास उपलब्ध कराना है। और जिस तरह से घरेलू ऊर्जा की बात करें तो बिजली की सालाना 16 से 18 हजार की यहाँ पर बचत भी करानी है और 300 यूनिट तक कम से कम मुफ्त बिजली यहाँ पर करानी है। और इसके लिए सौर ऊर्जा पर बहुत कुछ निर्भर हुआ जाएगा। सौर ऊर्जा के माध्यम से यहाँ पर जो आम जनता है उसको भी यहाँ पर राहत दी जाएगी। अगर बजट की बात करें उसका लगातार कहा जा रहा था कि जो अंतरिम बजट होगा, काला बजट होगा, यहाँ पर फोकस सभी वर्गों को यहाँ पर ही राहत दे दी गई है। और कुल मिलाकर अंतरिम बजट होता है, पूर्ण बजट होता नहीं है, तो इसका बहुत लंबा योगदान नहीं रहता। पर यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने ये कॉर्पोरेट टैक्स को यहाँ पर लाभ दिया है तो निश्चित रूप से यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। सरकार पहले भी बोल चुकी है कि अब ऊर्जा क्षेत्र में हमको बहुत बड़ा बदलाव करना है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बिजली की बात है, मुफ्त बिजली की जो नीति चल रही है, राजनीति चल रही है, उसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं विराम देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप मुफ्त की अगर यहाँ पर नीति चलती रही तो कहीं ना कहीं यहाँ पर
सरकार पर अनावश्यक जो है वजन पड़ता रहता है। और निश्चित रूप से यहाँ पर ये भी कहा गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आने वाले समय में लोगों को लगभग 1 से 2 करोड़ लोगों को यहाँ पर जो रूट टैक्स के माध्यम से मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की बात भी कही जा रही है। 300 यूनिट यहाँ मुफ्त बिजली रहेगी। अगर बात करें तो आने वाले समय में मध्यम वर्ग, क्योंकि यहाँ हमेशा देखते आ रहे हैं कि देखते हैं कि आने वाले 5 वर्षों में 2 करोड़ से ज्यादा जो मकान वो बनाए जाएंगे और मध्यम वर्ग के लिए आवासीय योजना भी यहाँ पर लाई जाएगी। हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए देखिए साधने की तो कोशिश की गई है, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आयकर दाताओं को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन महिलाओं को खास तरजीह दी गई है। हेल्थ सेक्टर पर खास फोकस किया गया है और साथ ही साथ 300 यूनिट फ्री बिजली हर महीने का बड़ा ऐलान भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से किया गया है। और ये बजट 2024 में एक बड़े तबके को साधने वाला बजट होगा या नहीं होगा, विद्या गौतम जी से इसका हम जवाब देंगे। समाज विद्या गौतम जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है स्टूडियो से। विद्या जी, प्राइम टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्या गौतम जी, इस बजट को आप कैसे देख रही हैं? क्या ये बजट एक बड़े वर्ग को साधने वाला बजट साबित हो रहा है क्या? बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है जी। और महिलाओं को लेकर के कुछ लाभ को लेकर के आई है बातें कुछ सामने, जिस तरह से उन्होंने निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि सबसे बड़ा है कि सौर ऊर्जा को लेकर के उन्होंने कहा, और दूसरी जो सबसे बड़ा उसमें है महिलाओं को लेकर के जो बात कही गई, उनके स्वास्थ्य को लेकर के कही गई, स्वच्छता को लेकर के कही गई, कई ऐसे विषयों को शामिल किया गया जो जरूरी है। लेकिन इसका सबसे बड़ा बात है कि इस जो ये बजट आ रहा है वो बजट क्या इम्प्लीमेंट कैसे होगा और उसको आप जमीनी स्तर पे कैसे उतारेंगे। मैं यहाँ पे क्योंकि मैं सामाजिक कार्य करता हूँ और दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक लोगों के लिए मैंने बहुत लंबे समय से काम किया। मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ। पिछले 2023 और 24 का जो बजट था, जिसमें एक इसमें एससीपी प्लान के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें 10A के अंतर्गत एससी कास्ट का जो शेड्यूल कास्ट का जो बजट होता है वो था हमारे पास में लगभग 1,59,126 करोड़ का। ये बहुत बड़ा अमाउंट देखिए शिक्षा के लिए था, स्वास्थ्य के लिए था और तमाम ऐसे विकास कार्यों के लिए था स्पेशल, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वर्ग है और बहुत बड़ा वोट बैंक भी है, बहुत बड़ा वर्ग है जिसे कहा जाता है करोड़ का बजट जमीन पे लगा, इतना अगर लगा तो कहा। और सबसे बड़ी बात है कि ये डेवल था, इसको आप वापस नहीं कर सकते, इसके लिए आपको जमीनी स्तर पे काम करना था। दूसरा इसमें आता है शेड्यूल ट्राइब के लिए जो आदिवासी लोग होते हैं, जो बहुत बड़ा वोट नहीं के लिए तमाम तरह की सरकारें कोशिशें कर रही हैं, उसका बजट 1,19,509 करोड़ रुपया था। तो वो कितना जमीन पे लगा। मैं आज जो बजट आया है जिसकी सहूलियतें बताई जा रही हैं तो वो सिर्फ बताया जा रहा है, लेकिन जो पिछले बजट थे, जो अभी करंट बजट थे, उनमें कितना जमीन पे काम किया गया है। और महिलाओं को लेकर के जो सबसे बड़ी बात कही है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के और स्वच्छता को लेकर के बजट लेकर के आए हैं। तो आप देखिए महिला सबसे बड़ी धुरी होती है परिवार की। अगर परिवार की वो सबसे बड़ी धुरी है तो मैं जानना चाहती हूँ कि भाई उसकी महंगाई को लेकर, गैस सिलेंडर को लेकर के पहले कभी था जो 400 में था, आज उज्ज्वला योजना की तरह घर में तो आपने सिलेंडर दे दिया, लेकिन आज महिला इतना परेशान है कि सिलेंडर 1000 ऊपर जा रहा है, 1100 के आसपास है। तो क्या उस पे कोई राहत मिली है? महंगाई पे कोई राहत मिली? आज लोगों को कैसे भोजन मिलेगा? लोगों को कैसे, एक महिला ही है जो पूरे परिवार को देखती है, तो उसको लेकर के अभी मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी राहत है। और इसके लिए सरकार को एक बार सोचना चाहिए और बजट जो है अभी उतना लाभदायी नहीं है, सबके लिए नहीं है। कोशिश तो करी जा रही है, लेकिन वो कोशिश कहीं ना कहीं फायदा नहीं पहुंचा सकती
कि लाभ नहीं मिल सकता और सभी वर्गों को साधने के लिए मुझे तो लगता है कि बिजनेसमैन और व्यापारियों को साधने वाला कुछ भी कहीं तक नहीं दिख रहा है। लेकिन विद्या गौतम जी, ये बजट मुझे भी नहीं लगता कि व्यापारियों को बहुत ज्यादा साथ रहा है, क्योंकि जीएसटी की जो जटिलता थी उसको भी खत्म नहीं किया गया। बिल्कुल, यहाँ पे अगर कहें कि जो छोटा मोटा व्यापारी था, जो सड़कों पे ठेला लगाकर या कुछ छोटे मोटे स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे, तो जीएसटी को लेकर के भी है, तो जीएसटी को लेकर के भी कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया गया और बल्कि आगे भी बढ़ा दिया गया। तो एक तरह से कहा जाए कि मंझोले और छोटे व्यापारी है जो सड़कों पे रेडियो लगाते हैं या कहीं पे अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो जीएसटी को लेकर के भी कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं दिया गया। तो अभी तक अगर कहा जाए तो इस बजट में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जिसको लेकर के कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो। और हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ ये नारा रह गया है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इसका भी जमीनी स्तर पे कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार का जो फोकस है वो सबसे ज्यादा सबका साथ सबकी पर ही आगे बढ़ रही है। लेकिन देखिए, महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीन है उसको बढ़ाया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर के लिए लड़कियों को, महिलाओं को वैक्सीनेशन की जो व्यवस्था है उसको और उसमें तेजी लाई जाएगी। इस कदम पर आपका क्या टेक होगा? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं देखते हैं, आम आदमी में, महिलाओं में रहते हैं, ये निश्चित रूप से सर्वाइकल कैंसर एक बहुत बड़ा रूप ले रहा है। क्योंकि इसमें कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में या फिर कह सकते हैं कि उनकी अच्छी भोजन व्यवस्थाओं को लेकर के महिला के साथ में बहुत सारी समस्याएं रहती, घर परिवार देखना होता है। तो अगर ऐसा वैक्सीनेशन आता है तो इसका तो हम स्वागत करेंगे, क्योंकि इसको लेकर काम करने की जरूरत है। लेकिन फिर बार बार मुस्कान जी यही कहना चाहते हैं कि जमीनी स्तर पर इसको लेकर कितना काम होगा। मैंने पहले भी एक बड़े बजट आपको बताया है कि 10A में और 10B में किस तरह से वो बजट, बड़ा बजट आया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट आप देखें तो जमीनी रूप पे कहीं भी दिखता नजर नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इधर पिछले 10 सालों में सर्वाइकल कैंसर का लेकर के बहुत ज्यादा महिलाओं में ये प्रॉब्लम देखी गई है। अगर इस तरह का कोई बजट है तो उसका तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पे कितना उतरेगा उसको लेकर के बड़ी सोच है। दूसरा सबसे बड़ा बात है यहाँ पे कि जो शहर में मकान नहीं है, जिनके पास में शहरी गरीब कह सकते हैं, मकान नहीं है, उनको लेकर के लाया गया है कि उनको लेकर के लाभ दिया जाएगा। लेकिन वो किस तरह से उसके सर्वे होगा, किस तरह से उसका मैनेजमेंट होगा, वो देखने की बात है। तो मुस्कान जी, सबसे बड़ी बात है, पूरा मैं अगर कंक्लूड करूं पूरी बातों को, तो जो बजट आया है उसमें ना कहीं छोटा बिजनेस व्यापारी को कोई बहुत बड़ा लाभ दिख रहा है हमको, ना ही कोई सभी वर्गों को साधने का कोई लाभ दिख रहा है। ये है कि सरकार को बजट पेश करना था, एक बजट पेश कर दिया गया, लेकिन उसका कोई फायदा तभी दिखेगा यदि वो जमीनी स्तर पे लगे और जो पेश किया गया यदि उसी को इंप्लीमेंट सही से कराया जाए तो कुछ शायद लाभ दिख सकता है। यानी आपके मुताबिक बजट पेश तो कर दिया, महज खाना पूर्ति की गई है। बिल्कुल, मैं इस बात को कहना चाहूंगी कि महज खाना पूर्ति, क्योंकि बजट पेश करना था, एक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है कि आपको समय से इस समय तक बजट पेश करना, लेकिन कोई बहुत बड़े लाभ आम आदमी को दिखते नजर नहीं आ रहे। अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन देखिए, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी तो जब बजट के वो अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ती गई तो उन्होंने कहा चूंकि ये अंतरिम बजट है तो बहुत लोग लेकिन हम बड़े जुलाई में पेश करेंगे। जी। तो क्या आपको लगता है कि जुलाई में कुछ बहुत बड़ा ऐलान अगर बीजेपी जीतती है तो करने वाली आगामी 5 सालों के लिए? मुस्कान जी, सबसे बड़ी बात है कि जैसे कहते हैं ना, छोटे बच्चे को कह दिया जाता है कि आप ये वाला एग्जाम पास कर लो तो आपको हम साइकिल दिला देंगे, या इस तरह के माता पिता कहते हैं ना, एक तरह से फायदा देने की बात। तो ये जनता को एक बेवकूफ बनाने वाली बात है कि आप हमें चुनाव जिताइए तो हम बहुत बड़ा कुछ लेकर के आएंगे। अरे पिछले 8-9 सालों में जो आपका रहा है उसमें से अगर कुछ व्यवस्थाएं बदली हो तो बताइए। सबसे बड़ी बात, महंगाई चरम पे है। सबसे बड़ी बात है आम घरेलू जो एक महिला के लिए सबसे जरूरी होता है, ये आम आदमी के लिए जरूरी है, तो उसमें कोई बड़ा फेरबदल नहीं है। तो जनता ने पूरी व्यवस्थाओं को देख लिया है। और अगर ये इस तरह की बात है कि हम जुलाई में पेश करेंगे चुनाव के बाद में, तो ये लाभ देने वाली या लोभ देने वाली बात है। इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा कि आप कह सकते हैं कि नहीं, जनता इस विश्वास में आकर के कोई बड़ा परिवर्तन करेगी, तो समय बताएगा। लेकिन इस तरह की एक लुभावनी बातें, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, देखिए, बीजेपी कहती है कि हम लगातार रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोग खुद सक्षम बने। लेकिन आज जब बजट पेश किया गया तो जैसे कि 300 यूनिट फ्री बिजली पर मंथ ये ऐलान किया गया, और साथ ही साथ बहुत बड़े ऐसे ऐलान किए गए मुफ्त के। क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी मुफ्त की रेवड़ियां इस बजट बांटी हुई? बिल्कुल, ये मुफ्त की रेवड़ियां है। दूसरा सबसे बड़ी बात है
जो आपने कहा, आप ये देख लीजिए कि आप राशन दे रहे लोगों को, राशन, मैं आज यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि भोजन, भजन और राशन दे रहे हैं आप किसी भी परिवार को। आप सोचिए कि एक उसको उसके मनोबल को आप गिरा रहे हैं। राशन देना ठीक है, राशन आप दे रहे हैं, लेकिन ये कहां तक का तो बनता है कि आप राशन के जो थैले हैं उनमें सरकार की फोटो लगाई जाए, प्रधानमंत्री और सबकी फोटो लगाई जाए। तो ये एक बहुत बड़ा, आप किसी को रोजगार दीजिए, उसको समाज को या जनता को शिक्षित करिए, उसको रोजगार दीजिए, उसको रोजगार के रास्ते दीजिए। कितने बैकलॉग खाली पड़े हुए हैं, कितने रोजगार के, आप सोचिए कि भर्तियां केंद्रीय स्तर पे या यहाँ पे कितनी भर्तियां हुई हैं। अगर लोग फॉर्म भरते हैं, बेरोजगार लोग फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं। अभी आपने देखिए पुलिस सिपाही भर्ती का आया है जिसमें 50 लाख के आसपास से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भर दिए। 60 लेकिन लाख से विद्या जी, मेरे मुताबिक कि हर एक युवा को सरकारी नौकरी देना पॉसिबल कैसे है? मतलब सरकार कोई भी होगी, हर एक युवा को सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है? बिल्कुल मुस्कान जी, ये बड़ा सवाल है कि हर एक प्रत्येक युवा को इतना, ये क्योंकि युवाओं का देश है, भारत देश दुनिया में सबसे बड़ा युवाओं का देश है, तो हर युवा को नौकरी नहीं दी जा सकती, ये बिल्कुल हम मानते हैं। लेकिन आप उनको नौकरी तो नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा मैनेजमेंट सरकार का होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी युवा बेरोजगार ना रहे। आपके पास में बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है, फैक्ट्री है, कंपनीज हैं और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं, कि किसका फर्ज बनता है? सरकार का बनता है, जिसको जिताया, जिसने जनता ने जिताया है, जो संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी है कि उनके राज्य में, उनके देश में कैसे युवाओं को रोजगार मिले। उसके लिए सरकार के पास कोई बड़ा मैनेजमेंट है ही नहीं। बेरोजगार युवाओं के लिए कोई ऐसा विभाग नहीं, कोई ऐसा अलग से कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि जिसमें जैसे शिक्षा का होता, स्वास्थ्य का। बेरोजगारों के लिए क्या है? कहीं नहीं। नीति आयोग बनाएगी, नीति आयोग ने क्या ऐसी नीतियां बनाई हैं जिससे मैं कह सकूं कि रोजगार मिल सकता? सरकारी नौकरी सभी रोजगार युवाओं को नहीं मिल सकता, ये बिल्कुल बड़ी बात है। लेकिन सरकार ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिससे उन युवाओं को रोजगार मिले। फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे बीटेक एमटेक करे हुए, आईआईटी करे हुए युवा हैं जो 5-5, 6-6 हजार में नौकरी करने के लिए बेबस है। और आज देख लीजिए, मैं आप यहां इस माध्यम से कहना चाहती हूं कि आप ग्रामीण क्षेत्र में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के खासकर पूर्वांचल में देख लीजिए और ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, आप देखिए कि ज्यादा से ज्यादा जो युवा है, पढ़े लिखे भी हैं, वो जा रहे हैं दुबई में, सऊद में, मतलब इस्लामिक कंट्रियों में जा रहे हैं कि वहां पे हमें पैसा ज्यादा मिलेगा। क्यों? लेकिन विद्या जी, स्टार्टअप को भी तो लगातार सरकार बढ़ावा दे। देखिए स्टार्टअप टैक्स में भी छूट 1 साल तक के लिए बढ़ाई गई है, तो लगातार स्टार्टअप के लिए बीजेपी युवाओं को प्रोत्साहित तो कर रही है। स्टार्टअप के लिए कर रही मुस्कान जी, मैं यहाँ से एक बहुत बड़ी सच्चाई से आपको रूबरू कराना चाहूंगी। स्टार्टअप के लिए सरकार ने बहुत बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए, बहुत प्रचार प्रसार किया, बड़े बड़े सेमिनार भी हुए हैं और डबल इंजन की सरकार ने केंद्र में भी किए हैं, उत्तर प्रदेश में भी किए हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगी, स्टार्टअप कौन करता है? जिसके पास में रोजगार नहीं है, वो छोटा मोटा अपना धंधा बिजनेस शुरू करना चाहता है, शुरुआत करना चाहता है। आप चले जाइए किसी भी बेरोजगार को, अगर वो अपने पेपर लेकर के चला जाए वहां पे, तो आप बैंक लोन नहीं देगी आपको। मेरे जानकारी में कितने हजारों ऐसे युवा है उत्तर प्रदेश में जो लोन के लिए दर-दर भटक रहे। अगर वो लोन लेने बैंक में जाते हैं तो उनको कहते हैं इतना परसेंटेज तुम्हें देना पड़ेगा और इजीली लोन नहीं मिलेगा। आप सरकारी नौकरी आदमी कर रहा है, उसको बैंक इजीली लोन दे रही है। कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है तो इजीली लोन अवेलेबल नहीं है। आप जाकर के अभी कहीं भी जमीनी स्तर पे पता लगाइए, आपको स्टार्टअप करने के लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए आपको व्यवस्था चाहिए कि लोन चाहिए। इतने इजीली लोन नहीं, ये सिर्फ प्रचार प्रसार के माध्यम से बातों को कहा जा रहा है बस। बिल्कुल ठीक है। देखिए विद्या जी, अभी आपने जिक्र किया कि सरकार बजट तो बहुत बड़े बड़े लाती है, लेकिन धरातल पर उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। सरकार को क्या नसीहत देना चाहेंगे आपकी, कैसे इम्प्लीमेंट कराए सरकार इस बजट को? बिल्कुल, सरकार को देखो, मैं तो क्या नसीहत दूं, मैं एक नागरिक होने के नाते इतना ही सरकार से कहूंगी कि आपको जनता ने एक बहुत बड़ा मौका दिया है। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में भी आप हैं, केंद्र में भी आप हैं और राज्यों में भी आप हैं। जनता ने एक बड़ा परिवर्तन अगर आपको किया तो आप जनता की विश्वास पे खरे उतरे। इसके लिए सबसे बड़ी बात है, एक तो जनता को भी बहुत अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और सरकार को खासकर ध्यान देना पड़ेगा कि जो जो बजट आता है उसका जमीनी रूप से इंप्लीमेंट कैसे हो। जैसे मैंने अभी स्टार्टअप की बात करी, स्टार्टअप को लेके तमाम करोड़ों हजारों ऐसे युवा हैं जो करना तो चाह रहे हैं लेकिन इजीली उनको लोन अवेलेबल नहीं है, इजीली उनको रास्ता नहीं है। तो उसके लिए सरकार को, मैं कहती कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे कोई कांग्रेस की हो, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं आपसे यहां कहना चाहूंगी कि सरकार जितना बजट लगाती है, अगर वो बजट जमीन पे, मैं कह रही 50% भी उतर जाए तो बहुत बड़ा आपको परिवर्तन दिखेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कागजों में घूमता है और खाली बैनर और पोस्टरों में आपको
दिखता है, जमीन पे नहीं। इसके लिए जमीन पे उतारने के लिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और सरकार को भी सुध लेनी पड़ेगी कि ये जो बजट हम पेश कर रहे हैं क्या वो जमीन पे उतर पे लोगों के विकास के लिए लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लेकिन देखिए विद्या गौतम जी, एक बात को हम नजरअंदाज नहीं करते कि लगातार जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। अब लोग बड़ी संख्या में जागरूक हो चुके हैं, लोग टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं। तो क्या आप इसको बीजेपी की उपलब्धि के तौर पर नहीं देखेंगी? टैक्स के प्रति लोगों में जागरूकता आई है और लोग थोड़ा सा अभी देखो, मैं इससे भी बड़ी बात आपसे कहना चाहूंगी कि लोग शेयर मार्केट को लेकर के इंटरनेशनल लेवल पे शेयर मार्केट को लेकर के बहुत जागरूकता और कंट्री में, यूरोपियन कंट्रीज में है और कंट्रीज में है। मगर आप देखें तो इंडिया में भी लोग, एक मध्य वर्गीय लोग भी शेयर मार्केट की तरफ ध्यान देने लगे। पैसा कैसा उछल रहा है, कहाँ आ रहा है, निफ्टी में क्या चल रहा है, और मुंबई के आर्थिक जो नगरी कही जाती है वहाँ क्या चल रहा है। जो आपने कहा टैक्स को लेकर के इसलिए सरकार, जनता थोड़ा जागरूक हुई क्योंकि लोग छोटे छोटे बिजनेस की तरफ थोड़ा सा जा रहे हैं। लेकिन इससे जनता तो जागरूक हुई है, इसमें कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि जनता जागरूक हुई है। जीएसटी वाले मामले को लेकर के भी लोग थोड़े जागरूक हुए हैं, लेकिन इससे जनता को बहुत बड़ा लाभ मिल गया है। इससे आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि इससे बहुत बड़ा लाभ है। हाँ सर, जनता जागरूक हुई तो टैक्स पे करने लगी और टैक्स पे कर रही तो इससे देश का विकास हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन इससे बहुत बड़ा लाभ कहीं ना कहीं जनता को और दिया जाए सरकार के माध्यम से। अगर सरकार को लग रहा है कि टैक्स पे हो रहा है तो विकास कार्यों के लिए और कुछ इजी रास्ते बनाएं, इजी इस तरह की शर्तें हों कि लोग आगे से आगे आकर के काम कर सके, चाहे जीएसटी को लेकर के हो और चाहे बैंक लोन्स को लेकर के हो, चाहे नए स्टार्टअप को लेकर के हो, उसको जमीनी रूप देने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए हम एक तरफ तो बात करते हैं कि 2047 तक हमारा देश जो है वो पूरा विकसित भारत बन जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा देश है उस पर जो कर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये कर्ज सिर्फ देश पे नहीं, भारत के हर एक नागरिक पर बढ़ रहा है और साल दर साल ये जो कर्ज है बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बजट के दौरान भी आज मुफ्त की रेवड़ी बांटी गई, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया। तो एक तरफ हमारे ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हम लोगों को मुफ्त की चीजें बांट रहे हैं। आखिर इन दोनों चीजों का आपस में बैलेंस कैसे होगा, क्योंकि 2047 तक के लिए लक्ष्य बहुत बड़ा हमने रखा है। मुस्कान जी, जैसे आपने कहा कि कर्ज बढ़ रहा है, ये लगातार, क्योंकि मैं मीडिया से भी रही हूँ और हम लोग लेखक कार्य भी करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है और सरकार सिर्फ अपने लाभ के लिए, मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी जनता के लाभ के लिए, सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए मुफ्त में बिजली, मुफ्त में राशन, ये सब दे रही। मैं फिर वही सी बात पर के वापस आऊंगी कि आप जो चीजें ऊपर से दे रहे हैं उनको जमीनी रूप देने की जरूरत है। और आप जो राशन दे रहे हैं, आप जो ये बहुत सारा मुफ्त में देने की बात कर रहे, उज्ज्वला योजना में आपने बड़ा गैस सिलेंडर दिए, आखिर क्या हुआ? ढाक के 3 पात हो गए, लोग गैस सिलेंडर तक नहीं भरा पा रहे। इसका मैनेजमेंट करने की जरूरत है। और मैनेजमेंट कहां से होगा? भक्ति हो रही है खाली, मैं कहना नहीं चाहूंगी, सिर्फ भक्ति में संवैधानिक पद पे बैठे लोग खाली भक्ति की बात कर रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। लेकिन आप देख लीजिए, जब तक ये देश, ये जहां की जनता अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होगी, तब तक सोई हुई सरकारें नहीं जागेंगी। और ये जो रेवड़ी की तरह बांटा जा रहा है, इसका एक ही मामला है कि जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, उसके साथ साथ में युवाओं को आगे आना पड़ेगा और उनके अधिकारों को सरकार को देना पड़ेगा। नौकरियों में बैकलॉग भरे जाएं और सरकार बेरोजगारों के लिए एक इस तरह की कोई व्यवस्था बनाए, तो ये रेवड़ियां बांटना अपने आप बंद हो जाएगा। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए इस तरह की चीजें करती है कि मुफ्त में ये दे रहे, मुफ्त में वो दे रहे, और जनता जब तक, ठीक है, मैं पूछती हूँ सरकार से, सरकार आप मुफ्त में दे रहे हैं और बाद में क्या, दूसरी सरकार है वो नहीं देगी, तब क्या? या आप ही कह दो कुछ समय बाद बंद हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें देश के विकास के लिए तो बिल्कुल नहीं सही है और शासन सत्ता के लिए बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि इससे देश के ऊपर बहुत बड़ा एक कर्ज पड़ रहा है। बिल्कुल, तो देखिए आज ये एक और बड़ी बात कही गई कि जनता को साधने वाला ये बजट हो सकता है, क्योंकि अटकलें थी और लगातार हम एक संभावित बजट पर भी सुबह से चर्चा कर रहे थे कि जो आम जनता है उसको बहुत राहत मिलने वाली है, क्योंकि हमारा जो देश है यहाँ मिडिल क्लास ज्यादा बिलोंग करते हैं। लेकिन इस बार टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जो कि बहुत बड़ा झटका है। क्या ये जो बजट है ये जिताऊ बजट है आपके मुताबिक? मैंने पहले ही कहा मुस्कान जी कि ये जिताऊ बजट बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने कहा कि एक, जैसे कहते हैं ना, खाना पूर्ति होती है कि हाँ ये काम करना है तो आप उस काम को कर दीजिए। ये पेश करना था सरकार को बजट, और चुनाव से पहले पेश कर, बड़ी उम्मीदें थी जनता की। लगातार लोग इस बात पे हो रहे थे कि शायद बजट में आम आदमी के लिए कुछ बहुत राहत की बातें होंगी, लेकिन
और पिछले 5 सालों की अपेक्षा, अगर 4 सालों की अपेक्षा देखा जाए तो ये बजट तो बिल्कुल भी शून्य के जैसा है। कुछ भी बहुत बड़े परिवर्तन नहीं दिखे, ना ही स्वास्थ्य को लेके, ना ही बस छोटी मोटी परिवर्तन दिखे कि हाँ ठीक है आपको सौर ऊर्जा दे दी जाए का मुफ्त में होगा, और थोड़ा सा टैक्स पे वालों को एज इट इज रखा, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं, जीएसटी भी एज इट इज रखी। तो ना ही व्यापारियों के हित में, ये एक तरह से खाना पूर्ति करी गई है बजट पेश करना। ऐसा लग रहा है कि सरकार के पास समय ही नहीं है, ऐसा लग रहा है सब चुनावी उसमें उतरे हुए हैं, अपने उसको व्यवस्थाओं को देख रहे कैसे चुनाव जीतना है। लेकिन अगर आप कहें तो ये चुनावी मौसम वाला बजट भी कहीं से नहीं दिख रहा है। ये बजट सिर्फ और सिर्फ सरकार ने खाना पूर्ति करी कि बजट पेश करना था। आदरणीय माननीय वो जो हमारी सीतारमण जी वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने बजट पेश कर दिया और एक खाना पूर्ति है, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विद्या गौतम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए बजट तो पेश हो गया है, लेकिन हर एक वर्ग की अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया है, सबकी अलग अलग बातें निकल के सामने आ रही है। जहां एक तरफ कार्यकर्ता के तौर पर विद्या गौतम जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने कहा कि ये बजट महज एक खाना पूर्ति है, लेकिन जो बीजेपी है वो इस बजट को लेकर कह रही है कि इस बजट में हमने अपनी परंपरा को बरकरार रखा है, हमने कोई लोक लुभावने वादे नहीं किए, और हमारा अगला जो रोड मैप है वो बनके तैयार हो चुका है, जो कि हम जुलाई में एक पूरक बजट के तौर पर पेश करने वाले हैं। तो सीधे तौर पर उन्होंने ये तो एश्योरिटी है उन्हें कि 2024 में जनता उन्हें ही जिताने वाली है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस बजट से क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, और क्या जनता इस बजट से उनके इंप्रेस होकर उन्हें वोट देगी, और क्या बीजेपी का जो विजय रथ है ये हैट्रिक लगा पाएगा इस बजट के बाद। अब ये सवाल बरकरार है, जिस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ, और मुझे दे इजाजत, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।